laws of motion. Laws of motion is a part of physics and here हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कुछ लॉज करेंगे. कैसा लॉज? जो लॉज एक फेमस साइंटिस्ट जनरली आइजैक न्यूटन का था. तो इस लॉज में क्या है, इस लॉज का कैसा कोई भी एप्लीकेशन है और इसके साथ रिलेटेड और जो जो लॉज भी है वो आज हम लोग देखेंगे हमारा स्टडी मटेरियल में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. लॉज ऑफ मोशन. द न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. An object at rest remains at rest, or if in motion remains in motion at a constant velocity unless acted on by any external force. क्या मतलब है ये फर्स्ट लॉ का? मतलब की है, सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सपोज एक चेयर को अगर तुम एक ही जगह में एक ही तरह रख दोगे, वो हर वक्त सब समय के लिए उस जगह में रह जाएगा. कोई भी उसका मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा एक्चुअली. और सपोज अगर कोई रनिंग कार है, वो जो रनिंग कर रहा है वो उसका वेलोसिटी से चलते जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं करे, अगर हम लोग उसमें एक्सीलरेटर नहीं दबाए, अगर हम लोग उसमें ब्रेक नहीं देंगे तो वो चलते ही जाएगा. ठीक है, नहीं रुकेगा. सिमिलरली जो चेयर था, जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट था, उसके लिए भी क्या होगा? उसके लिए भी अगर हम लोग उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे, एक्सटर्नल फोर्स ना देने के लिए वो भी एक ही जगह में स्टैटिक ही रह पाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय आइजैक न्यूटन. देखो, हियर फोर्स आर द बैलेंस्ड. फोर्सेस आर द बैलेंस्ड. देखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. अगर एक्सीलरेशन भी 0 ही होगा तो स्टे एट रेस्ट. जो चेयर था वो रेस्टिंग कंडीशन में ही रह जाएगा. नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इन मोशन मतलब v नॉट इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 200 व्हाटएवर इट इज. और एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग इसमें एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा? स्टे इन मोशन मतलब वो मूवेबल था, मूवेबल ही रहेगा सेम वेलोसिटी में. दिस इज द एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लाइक an object at rest will remain at rest unless a net force acts on it. Resting portion. This is the moving motion. अगर हम यहाँ से फोर्स को अप्लाई किए तो ये बॉल मूवमेंट में चला जाएगा, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नाउ द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मतलब है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एक अच्छा वाला एप्लीकेशन है. इनर्शिया में हम लोग क्या देखेंगे? इनर्शिया में हम लोग देखेंगे जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल रहने के लिए कोशिश करेगा और जो रेस्टिंग कंडीशन में है वो रेस्टिंग कंडीशन में रहने के लिए कोशिश करेगा. दिस इज द इनर्शिया. तो इनर्शिया का टाइप क्या होता है? नंबर 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब it is the fundamental property possessed by a body to oppose any change in its state of rest, or in other words the body does not want to change its states of rest but wants to continue its states of rest is called the inertia of rest. पिक्चर देखने से मालूम हो जाएगा. सपोज the bus in motion, the bus brakes. ऐसा भी होता है जब हम बस में चढ़ते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, तो बस जब मोशन में जाता है हम लोग भी मोशन में रहते हैं. फिर बस जब ब्रेक करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा आगे जाकर फिर सीट में बैठ जाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस जब मोशन में है, हमारा पैर जो बस में है वो भी मोशन में है, पैर से रिलेटेड हमारा बॉडी वो भी मोशन में है. और बस जब ब्रेक करेगा तो हम लोगों का बॉडी थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर नहीं जा पाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. दिस इज द टाइप ऑफ इनर्शिया नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. The next one is inertia of motion. The inertia of motion is a fundamental property possessed by a body to oppose any change in its motion, or in other words the body does not want to change its motion but wants to continue its states of motion is called inertia of motion. फिर हम पिक्चर देखेंगे. पिक्चर में क्या कह रहा है? देखो, बस स्टेशनरी, बस
बॉडी एट रेस्ट, मतलब बस जब रुका हुआ था हम लोग भी रुके हुए थे, अभी बस आगे चल रहा है और हम लोग थोड़ा ना पीछे ऐसे हिल के फिर बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है कि बस जब रुका हुआ है हम भी स्ट्रेस ऑफ मोशन में हैं। अभी बस अगर आगे निकल जाएगा तो हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोगों को भी आगे निकलना चाहिए, मगर हम लोगों का बॉडी मेंटेन करना चाहता है वो मोशन जो कि हम लोग भी रुके हुए थे। इसलिए पहले हम ऐसे होते हैं, फिर बस जब मोशन में चलता जा रहा है फिर हम लोग भी स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स। इसने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. The acceleration of the body is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the mass of the body. This is the Newton's second law of the motion, where force equal to F, mass equal to m, and acceleration of the body equals to a. That indicates F equal to ma. मतलब फोर्स जितना होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मास और उसका एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा हो, तो उसमें फोर्स हम लोगों को भी ज्यादा ही देना पड़ेगा। एक एग्जांपल सोचो, एक मोटर बाइक है और एक ट्रक है जिसमें पूरा सारा का सारा माल फुलफिल है, ठीक है। ये मोटर बाइक को एक्सेलरेट करके आगे निकलने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा या ट्रक को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा? ऑब्वियसली ट्रक को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। एक्सीलरेट भी हम लोगों को उसी के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, उसका नेट फोर्स भी इसके लिए ज्यादा ही होगा, है ना? ओके, नाउ द मोमेंटम. व्हाट इज द मोमेंटम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स? व्हाई कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स? इसका मतलब है ये एक मैकेनिक्स है डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, दैट्स व्हाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी. मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब क्या है? हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ में देखा, F इक्वल टू m इंटू a, है ना? दिस इज द सेकेंड लॉ और यहाँ का एक एप्लीकेशन है ये मोमेंटम. मोमेंटम बोल रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सपोज मास इज m, प्रोडक्ट इज वेलोसिटी इज v. We denote momentum by p. So p equal to mv. This is the momentum. मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका जितना भी मास है और उसका जितना भी वेलोसिटी है, इसका प्रोडक्ट होता है उसका मोमेंटम. मोमेंटम मतलब फिर क्या है? p equal to m into v. मोमेंटम equal to mass into velocity. It is a vector quantity. Why it is a vector quantity? हम लोग पहले डिस्कस किए थे, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड भी रहता है एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी रहता है. एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यही है, एज वेल एज वेलोसिटी which is known as a vector quantity, and momentum which is the product of velocity and mass. So that indicates momentum should be a vector quantity. देखो, this is the graph actually of momentum. This is the momentum or this is the mass and this is the velocity. This is a linear graph. Momentum increases when either mass or velocity increases. इसका मतलब हम लोग क्या देखें? अगर मोमेंटम ज्यादा होगा इसका मतलब है मास को इंक्रीज होना पड़ेगा, वेलोसिटी को भी इंक्रीज होना पड़ेगा. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द लीनियर ग्राफ. Now the Newton's third law of motion. Newton's third law simply states that for every action there is an equal and opposite reaction. है ना? Suppose हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है. जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग को फील्डिंग करना पड़ता है. फील्डिंग में अगर एक बॉल आ रहा है ऐसे करके हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे आता है हम लोग ऐसे पकड़ते हैं.
ठीक है, हम लोग ऐसे आने के बाद हम लोग ऐसे करके नहीं पकड़ते, करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो बॉल जो आ रहा है वो एक वेलोसिटी में, एक स्पीड में आ रहा है, उसको हम लोगों को पकड़ने के बाद अपना हाथ को नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रेशर है, वो जो वेलोसिटी है, वो जो स्पीड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वो बॉल जो आ रहा है वो भी हम लोगों का हाथ में एक प्रेशर दे रहा है, और हमारा हाथ भी उनके ऊपर एक प्रेशर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है every action there is an equal and opposite reaction. इक्वल क्यों है? क्योंकि वो भी आ रहा है, मेरा हाथ भी जा रहा है, एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब वो ऊपर से नीचे की तरह आ रहा है, मेरा हाथ नीचे से ऊपर की तरह जा रहा है। फिर जब वो पड़ेगा हम लोगों का हाथ थोड़ा नीचे आएगा। तुम अगर कोई मेला में गए हो तो मेला में भी हम लोग क्या करते हैं, बंदूक को लेकर बैलून को हिट करते हैं, है ना? तो बंदूक लेकर बैलून को हिट करने से हम लोग बंदूक को ऐसे पकड़ते हैं, राइट? हम लोग ये बंदूक का जो ट्रिगर है वो हम यहाँ पे रखकर ऐसे नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि जब गोली निकलेगा उसका एक वेलोसिटी से वो निकल जाएगा, और वो बंदूक का जो ट्रिगर वाला जगह है वो आगे यहाँ पे लग जाएगा और टूट जाएगा हमारा ये वाला बोन। इसीलिए हम लोग वैसे नहीं करते हैं। इसीलिए एवरी एक्शन का जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है वो हम लोगों को मेंटेन करना होता है, विच इज स्टेटेड बाय द आइजैक न्यूटन। देखो यहाँ पे एक सम है, बुलेट ऑफ मास 0.1 kg is fixed with a speed of 100 meter per second. The mass of the gun being 50 kg, the velocity of the recoil is, मतलब कि momentum of bullet is the momentum equal to momentum of gun, क्योंकि according to the third law गन का जो मोमेंटम होगा बुलेट वही मोमेंटम से निकलेगा। बुलेट जितना स्पीड में जाएगा गन उतना स्पीड में पीछे की तरह रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट दैट इंडिकेट्स मोमेंटम ऑफ द गन। हम लोगों को ये कहा गया कि मास ऑफ द बुलेट इज 0.1 kg, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0.1 लिखे हैं। सिमिलरली हम लोगों को कहा गया कि ये जो स्पीड ऑफ द बुलेट है विच इज द 100 मीटर पर सेकेंड, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। और द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल हम लोगों को नहीं मालूम है, मगर कि द मास ऑफ द गन हम लोगों को मालूम है, जो हम लोग लिखा, और यहाँ दिस इज द v जो हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल टू ऐसे होगा 0.1 into 100 divided by 50। ये करके हम लोगों का ये आंसर आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी है रिकॉइल का। देखो, द रिकॉइल फोर्स ऑन द गन एंड द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, ये जितना स्पीड में बाहर जाएगा ये उतना स्पीड में ये जगह पीछे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? Newton's law of universal gravitation. The Newton's law of universal gravitation states that every particle attracts every other particle in the universe with force directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग? The force directly proportional to the product of the masses. Suppose एक मास है m1, नेक्स्ट मास है m2, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या कह पाएंगे? if proportional the product of those one, मतलब if proportional m1 and m2। ओके, नेक्स्ट क्या है? and inversely proportional to the square of the distance between them। सपोज एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, सपोज इन लोगों का डिस्टेंस होगा स्मॉलर, तो नंबर 2 यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन लोगों का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर के साथ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू नंबर 2 हम लोग ये लिख पाते हैं ना कि if proportional m1 m2 by r square, अगर हमको प्रोपोर्शनल साइन उठाना है तो हम लोग ये लिख पाते हैं ना कि if इक्वल टू k into m1 m2 divided by r square, which is k is the constant। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो k जो कांस्टेंट है ये हम g से डिनोट करते हैं,
which is the gravitational constant. Newton's conclusion about the magnitude of gravitational force is summarized symbolically as well. F is the gravitational force between bodies, m1 and m2 are the masses of the bodies, r is the distance between the centers of two bodies, g is the universal gravitational constant. तो अभी तक मैंने जो यहाँ पे लिखा था, जो तुम लोगों को समझाया था, इसका मतलब यही होता है कि this one. Okay, clear up to this? The constant proportionality g in the above equation is known as the universal gravitational constant. Henry Cavendish experimentally determined that the precise value of the gravitational constant, that is our capital G, which is 6.673 into 10 to the power minus Newton meter square per kg square. This is the laws of gravity. देखो यहाँ पे सन और अर्थ, यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है. इसका फोर्स इसकी तरह F1, इसका फोर्स इसकी तरह F2. मतलब F1 equal to F2, that indicates G into m by r square. This is the distance and this is the mass m. Sorry, this is the mass m, this is the mass capital M mass small m, and this is the distance r, and that indicates the gravitational law of Newton. The acceleration due to gravity. When body falls freely, then the increasing velocity per second called acceleration due to gravity. It is represented by capital G. It is a vector quantity. The value of g is 9.8 meter per second square. The value of g at the center of earth is 0. The value of g is maximum in poles and minimum at equator. Okay. This is the acceleration due to gravity, that is according to Newton's second law. हम लोग देखे थे F equal to m. According to Newton's gravitational law हम लोग देखे थे कि F equal to g into m1 into by r square, that indicates this one. और अगर दोनों को हम लोग कंबाइन किए तो हम लोगों को क्या मिलता है? एक बार हम लोग कह रहे हैं कि F equal to this one, एक बार हम लोग कह रहे हैं कि F equal to this one. अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो m equal to this one. ओके, तो m equal to क्या होगा? ये m equal to m यहाँ पे आ जाएगा और ये m कट जाएगा, मतलब कि a equal to gm by r square. This is denoted by small g. ओके, तो मैंने क्या कहा? एक बार हम लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ F इक्वल टू m है, और एक बार हम लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दैट इज इक्वल टू gmm by r स्क्वायर. तो यहाँ पे F का ये वैल्यू, यहाँ पे F का ये वैल्यू, तो अगर दोनों को हम लोग कंबाइन किए तो gmm by r स्क्वायर इक्वल टू m. अगर a को एक साइड में रख के m को दिस साइड में लाना हो तो mm यहाँ पे कट जाएगा और a इक्वल टू gm by r स्क्वायर हो जाएगा, which is denoted by small g, right? Okay. Now the escape velocity. What is the escape velocity? The escape velocity is the minimum velocity that an object should acquire to overcome the gravitational field of Earth and fly to infinity without ever falling back. It purely depends on the distance of the object from the massive body and the mass of the massive body. क्या मतलब है इसका? एस्केप वेलोसिटी मतलब है जो मिनिमम वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट को वहां से बाहर की तरफ और अर्थ की बाहर निकालने के लिए. ठीक है, केपलर्स का यहाँ पर तीनों लॉ है, दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पब्लिश्ड बिटवीन 1069 and 1019 by Johannes Kepler defined the orbits of planets around the sun. These laws amended Nicolaus Copernicus' heliocentric theory, replacing circular orbits and epicycles with elliptical trajectories and explaining how planetary velocities change.
This is the escape velocity. That is v escape equal to 2gm/r. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. ECS मतलब एस्केप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के द्वारा अर्थ के बाहर कोई भी कुछ निकल जा पाएगा. मतलब Kepler's first law. Each planet's orbit about the sun is an ellipse. The sun's center is always located at one focus of the orbital ellipse. कोई भी प्लैनेट एक इलिप्स की तरह होता है, सन उसका सेंटर में रहता है. The sun is that one focus, the planet follows the ellipse. Planet जो होता है वो इलिप्स को फॉलो करके घूमता जा रहा है. Meaning that the planet to sun distance is constantly changing as the planet goes around the orbit. अगर ये एक इलिप्स होगा तो प्लैनेट जब वहां से घूमेगा तो उसका डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहेगा सन के द्वारा. According to the sun actually. What is the second law? The law states the radius vector drawn from the sun to the planet sweep out equal areas in equal intervals of time. मतलब सन को बीच में रख के अगर हम लोग कोई रेडियस ड्रॉ करें सन से प्लैनेट के द्वारा तो वहां पे क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया हम लोगों को मिलेगा. And this is the final third law. This law states the squares of the orbital periods. जो ऑर्बिट है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसका जो स्क्वायर है of the planets are directly proportional to the cubes of the semi-major axis of their orbits. मतलब कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा, वो स्क्वायर is directly proportional to the cube of the semi-major of the orbit. This is the Kepler's three laws of planetary motion. जो यहाँ पे प्लैनेट्स घूम रहा है, सन इसके बीच में है, और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ हम लोग देखा है कि रेडियस ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू द सन टू द प्लैनेट लाइक यहाँ से यहाँ तक स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स. एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ द पीरियड्स ऑफ प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट. लाइक स्क्वायर ऑफ द periods to the planets directly proportional to the cube of the semi-major axis of the orbits. Now tell me heliocentric theory proposed by हम लोग अभी पढ़े जो कि कोपर्निकस है. The squares of the orbital periods of the planets are directly proportional to the cube of the semi-major axis of their orbits. किसने कहा था? अभी कहा, which is the second law of Kepler. The momentum is related to the Newton's second law, and the force and inertia is related to Newton's first law. ऐसी क्वेश्चन आएगा. Or you can give the example of planets surrounded by the Earth for Archimedes' principle, Pascal's law, Newton's law, or Kepler's law. Kepler's first law. Okay. You can give the example of catching a ball for Einstein law, Bose-Einstein condensate, Newton's second law, Newton's third law. मैं यही example दिया था जब मैं third law brief कर रहा था.